आज का हमारा टॉपिक है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो देखते हैं कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। तो इसके पहले मैंने बताया था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजीज़ के बारे में, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। वैसे ही ये रियूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ऑटो इम्यून डिजीज वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मैंने बता दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या होता है? तो इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज विच अफेक्ट्स मेनली स्मॉल जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, आर्थराइटिस है तो जॉइंट का इन्फ्लामेशन होगा। और क्या करता है, ये मेनली स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस में मैंने बात किया था, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है कि वेट बियरिंग जॉइंट को अफेक्ट करता है, लेकिन ये स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। मेन इसका यही डेफिनेशन होता है। देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्टियो आर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ये सब क्या होता है कि थोड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कन्फ्यूजिंग ये हो जाते हैं। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या होता है, तो देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। इसमें क्या होता है कि इसका क्लिनिकल फीचर में पेशेंट जब उठेगा सुबह में तो क्या होगा कि पूरी बॉडी स्टिफ रहेगी, जॉइंट पूरा स्टिफ रहेगा उसका। 1 घंटे से कम का स्टिफनेस रहता है। ये क्या होता है कि 15-20 मिनट तक धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, हाथ स्टिफ रहेगा और पैर स्टिफ रहेगा, जॉइंट स्टिफ रहेगा। धीरे धीरे मूव करेंगे, मूव करते करते 15-20 मिनट में क्या होता है कि ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो इसको मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। तो ये इसमें एक क्लिनिकल फीचर होता है। एक चीज़ और होता है डायग्नोसिस क्राइटेरिया के 3 और मोर जॉइंट्स अफेक्टेड, 3 और उससे ज़्यादा जॉइंट के पार्ट अफेक्टेड होना चाहिए। जैसे ये हाथ हो गया, हैंड का जॉइंट हो गया, ये अफेक्टेड है। उधर पैर का जॉइंट हो गया, वो अफेक्टेड है। और इधर रिस्ट या फिर और सब भी जॉइंट क्रोनिक केस में जाके और सब जॉइंट भी अफेक्ट होने लगते हैं। तो 3 और उससे ज़्यादा जॉइंट पार्ट अफेक्टेड होने चाहिए। जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया और रिस्ट वगैरह का मान लें, या फिर एल्बो का, तो ये सब हो गया, ये अफेक्टेड होना चाहिए, तभी जाके ये रियूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसी तरह का क्लिनिकल फीचर होता है। उसके बाद को ये होता है कि एक सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होता है। जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता था कि वो सिमेट्रिकल नहीं था, वो एसिमेट्रिकल था। हो सकता है कि एक पैर में ही एक ही घुटना घिसा हो, या फिर एक ही हिप में ऑस्टियो आर्थराइटिस हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि जितना ये अफेक्ट होगा लेफ्ट साइड, उतना ही राइट साइड ये सिमेट्रिकल होगा। अगर रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा कि दोनों घुटना अफेक्टेड होगा, एक घुटना अफेक्टेड नहीं होगा, दोनों में उसी तरह का होगा। अगर एंकल जॉइंट अफेक्ट हो रहा है एक पैर का, तो दूसरे पैर का भी होगा, मतलब सिमेट्रिकल ही जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल नहीं होगा, मतलब एक साइड में नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर होगा। आर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट्स, हाथ का जो जॉइंट होता है, ये फिंगर का जॉइंट होता है। इसमें रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्फर्म ये रहेगा ही रहेगा। मैंने जैसे बताया कि स्मॉल जॉइंट्स, सबसे स्मॉल जॉइंट्स यही होते हैं, तो स्मॉल जॉइंट्स तो अफेक्टेड होगा ही होगा। उसके बाद क्या होता है कि क्रोनिक केसेस में रियूमेटिक नोड्यूल्स बन जाते हैं। क्या होता है कि जॉइंट के आसपास बड़े बड़े गांठ बन जाते हैं, वो क्रोनिक केस में होता है, वो भी रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही होता है। इसका एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है RA फैक्टर, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, वो पॉजिटिव होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक्स और मोर, क्या होता है कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है कि ड्यूरेशन 6 सप्ताह कम से कम, नहीं तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये सब इसके रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के हो गए क्राइटेरिया डायग्नोसिस के। अब देखते हैं कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या होता है, एटियोलॉजी क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। सबसे पहले तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो खुद की इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी ही खुद ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके और बॉडी में ही प्रॉब्लम शुरू कर देती है। तो वो तो हो गया कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। कुछ क्या होता है कि जेनेटिक कॉज भी इसका होता है, कि हेरिडिटरी आता है। और क्या होता है कि इससे में क्या होता है कि मेल से ज़्यादा अफेक्टेड फीमेल होती है, रेशियो होता है
फीमेल, मेल, मतलब 3 फीमेल एक मेल, इस तरह का रेशियो रहता है। इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं फीमेल। और क्या होता है कि हेरिडेटरी भी होता है, जेनेटिक, अगर किसी मम्मी में है तो उनकी बेटी में जाना स्वाभाविक होता है। तो ये होता है जेनेटिक कॉज हो गया। एग्जैक्ट कॉज इसका, जो भी ऑटो इम्यून डिजीज होता है उसका एग्जैक्ट कॉज तो स्टिल अननोन है, अभी तक कोई पता लगा नहीं पाया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नॉन आर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर, पहले तो आर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर था कि मॉर्निंग स्टिफनेस और जो भी जॉइंट में जो भी ये होता है। तो अब नॉन आर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सिस्टेमिक में होता है फीवर, इस तरह के पेशेंट को शुरू में फीवर रहेगा, वेट लॉस होगा, एनीमिया इसमें ज़्यादातर होता है। सिस्टेमिक जो भी फीचर इसका आएगा क्लिनिकल, उसमें एनीमिया आएगा। इस तरह के पेशेंट में क्या होता है कि लेडीज लोग में ऐसे भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, उसमें भी क्या होता है कि इस डिजीज में एनीमिया होता है। एस्नोफिलिया भी किसी किसी में देखा जाता है। फैटिग मिलेगा, फैटिग मतलब कि थकान, इस तरह का पेशेंट जिसको एनीमिया रहेगा, हीमोग्लोबिन का कमी रहेगा तो वैसे भी थका हुआ रहेगा। हार्ट में देखते हैं कि हार्ट में क्या क्या क्लिनिकल फीचर हार्ट का आता है। तो उसमें क्या होता है कि पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मतलब हार्ट का जो भी लेयर है सबका इन्फ्लामेशन मिल सकता है। लंग्स में होता है एल्वियोलाइटिस, एल्वियोलाई जो होता है जहाँ से हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है एल्वियोलाई में। ल्यूरल इफ्यूजन मिलता है। उसके बाद अब ऑकुलर में देखते हैं कि क्या होता है, आँख में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेन होता है ड्राई आइज, आँख सूखा होना, ड्राई आइज होता है, जिसको केराटो कंजंक्टिवाइटिस सिक्का बोलते हैं। तो ये सब जनरल फीचर होते हैं, नॉन आर्टिकुलर फीचर। अब देखते हैं इसका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है कि स्वेलिंग मिलेगा, एरिथमा नहीं मिलेगा। एरिथमा इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्लिनिकल फीचर नहीं है। एरिथमा मतलब कि लालिमा जो हो जाता है वो नहीं इसमें मिलेगा। तो स्वेलिंग की वजह से अगर लाल हो जाता है तो बात अलग है। एरिथमा इसका क्लिनिकल फीचर नहीं होता या फिर पैथोलॉजी में नहीं आता। स्वेलिंग, साइनोवाइटिस, साइनोवियल फ्लूइड, जहाँ जहाँ भी जॉइंट में जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड वहाँ इन्फ्लेमेशन मिलेगा तो साइनोवाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि दर्द रहेगा, स्वेलिंग हो जाएगी। इन्फ्लामेशन ऑफ एमसीपी एंड पीआईपी जॉइंट। मेटाकार्पल बोन मैंने बताया था, ये होता है ये मेटाकार्पल बोन, ये सब 5 उंगली में एक आता है। ये मेटाकार्पल बोन प्रोमिनेंट हो रहा होगा और ये यहाँ आके जुटता है, तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट में क्या होता है कि उसका इन्फ्लामेशन मिलेगा इसमें। तो ये हुआ हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, नॉन आर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर, एप्लीकेशंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या मतलब क्रोनिक हो जाता है तो क्या क्या डिफॉर्मिटी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो उस पर देखते हैं। तो एक होता है नी साइनोवाइटिस, नी जॉइंट का भी जिनमें अफेक्ट होता है नी जॉइंट। तो उसमें क्या होता है कि साइनोवियल, ये भी साइनोवियल जॉइंट जो होता है तो साइनोवियल फ्लूइड का इन्फ्लामेशन, उसमें साइनोवियल कैविटी का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको साइनोवाइटिस बोलते हैं। वहाँ भी स्वेलिंग वगैरह हो जाएगा। और क्या होता है कि नी के पीछे में, जस्ट घुटना के पीछे में जो गड्ढा होता है उसको बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। तो पॉप्लिटियल फोसा होता है, वहाँ पे पॉप्लिटियल सिस्ट बन जाता है, जिसको बेकर सिस्ट बोलते हैं। तो ये क्रोनिक केस में इसके होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन होता है बेकर सिस्ट। सिस्ट मतलब गांठ के तरह गोला बन जाएगा, तो वो भी क्या होगा कि उससे भी दर्द होता है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, हाथ में क्या होता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो जाता है क्रोनिक केस में। ये देखिए, स्वान नेक मतलब कि वो जो हंस होता है उसके नेक के तरह ये फिंगर हो गया, तो इसको बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। क्रोनिक केस में ये हो जाता है। बटनायर डिफॉर्मिटी, बटनायर डिफॉर्मिटी में जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी में ये DIP
ऐसे फ्लेक्स हो रहा था, बट नया डिफॉर्मिटी में ये एक्सटेंड होगा, ये फ्लेक्स रहेगा और ये एक्सटेंड हो जाता है। आगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ अब देखते हैं जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब। ये जो थंब होता है हमारा, ये जेड शेप में हो जाता है, वो भी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। कॉक ऑफ टो डिफॉर्मिटी, हमारा टो जो होता है वो कॉक ऑफ शेप में हो जाता है। तो ये होता है क्रोनिक केस में, बहुत लोगों में ये डिफॉर्मिटी देखने मिल जाता है। इससे समझा जा सकता है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस ही है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये रहा हमारा टोटल रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये पेशेंट के पर्पस से बनाया गया है वीडियो, कि पेशेंट इसको देख के समझ सके, खुद का एनालिसिस कर सके। बाकी इसका ट्यूटोरियल वीडियो आगे डिटेल में चर्चा किया जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस।